नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, हम यूनिट 10 कर रहे हैं। इसके पहले हम बहुत से वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूनिट 10 भाग 10 के अंतर्गत। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भोलाराम का जीव, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। इसमें से अधिकांश लोग जानते होंगे कि हरिशंकर परसाई विशेष रूप से व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और भोलाराम का जीव यह भी किस प्रकार की कहानी है, तो यह भी व्यंग्य कहानी है। ध्यान रखेंगे किस पर व्यंग्य, हम आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा हरिशंकर परसाई के संबंध में जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था, पूछ लिया जाता है कभी कभी। जो रचनाकार हैं, रचनाओं को तो देता ही है क्रम से लगाने के लिए, कभी कभी रचनाकारों का जन्म वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो सारी चीज़ें हम समेटते चलेंगे। हम ऐसा कोई भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे जिससे हमारी परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए और हमसे अछूता रह जाए। जन्म कब है, 1924, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ईस्वी। इनका जन्म हुआ कहाँ है, होशंगाबाद। होशंगाबाद है कहाँ, मध्य प्रदेश में, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, होशंगाबाद कहाँ पर है, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और निधन कब होता है, जन्म जान लिया तो आप लोग निधन भी जान लीजिए। वैसे निधन के संबंध में नहीं पूछता है, जन्म के संबंध में पूछता है। बस आप लोग को थोड़ा जानकारी हो इसलिए मैंने बता दिया। निधन है 1995। अब आते हैं भोलाराम के जीव पर। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष ध्यान रख लीजिएगा। हमारी पाठ्यक्रम में जितने भी रचनाएं लगी हैं उसका हम प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखते चल रहे हैं। अपने सभी वीडियो के माध्यम से मैं बताते चल रही हूँ कौन सी बिंदु प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1967 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, 1967 ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1967 प्रकाशन वर्ष है किसका, भोलाराम के जीव का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1967। और एक और बिंदु महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है कि भोलाराम का जीव कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। कहानी संग्रह कब आई है, कहानी संग्रह के संबंध में देख लीजिए। कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष जो हुआ है 2016 में हुआ है। कहाँ से हुआ है, वाणी प्रकाशन से। ठीक, वाणी प्रकाशन, दिल्ली। ठीक, अब ये ध्यान रखेंगे कि यह कहानी भोलाराम का जीव परसाई रचनावली भाग 1 में संकलित है। ठीक है, परसाई रचनावली भाग 1 में संकलित है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, और परसाई रचनावली जो हरिशंकर परसाई रचनावली है वो कितने खंडों में विभक्त है, तो 6 खंडों में विभक्त है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि हरिशंकर परसाई की रचना लगी हुई है, तो पूछा जा सकता है कि इनकी हरिशंकर परसाई की रचनावली कितने खंडों में विभक्त है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, परसाई रचनावली, परसाई रचनावली कितने खंडों में विभक्त है, 6 खंडों में विभक्त है। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो 6 खंड है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, नई दिल्ली से हुआ है। और यह कहानी अब है क्या, धीरे धीरे अब हम चलते हैं विषय पर। तो यह कहानी सामाजिक और व्यंग्य, एक तरह से व्यंग्य है, व्यंग्यकार। विशेष रूप से हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और यह कहानी सामाजिक, व्यंग्यात्मक और फैंटेसी शैली में रचित है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार ये सामाजिक है, व्यंग्यात्मक है और किस प्रकार फैंटेसी से जुड़ती है, हम सारी चीज़ें समेटते चलेंगे। ठीक है, और भोलाराम का जीव ये किसका प्रतीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि भोलाराम का जीव जो है उस जनता का प्रतीक है जो भ्रष्ट, नौकरशाही और लाल फीताशाही पर क्या कटु व्यंग्य करता है। ठीक, कौन, भोलाराम का जीव किसका प्रतीक है, यह जो है जो नौकरशाही है,
और किस प्रकार की नौकरशाही? भ्रष्ट नौकरशाही, लाल फीताशाही पर क्या है? कटु व्यंग्य है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी की अमानवीयता, संवेदनहीनता पर भी यह कहानी प्रहार करती है। आप लोग भी गए होंगे, कोई सा भी चीज़ करवाने के लिए जाएंगे हम लोग तो संवेदनहीनता पाई जाती है, ठीक है। स्टाफ जो होते हैं वहाँ के लोगों में अमानवीयता होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आदमी पिछले 5 साल से चक्कर काट रहा है तो इसका कर दिया जाए। ऐसी कोई चीज़ें आप लोग को भी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ से क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारियों में उनको तो अपना वेतन मिलता है तो उनको किसी आम जनता से फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो वही है कि सरकारी कर्मचारियों की अमानवीयता जो है, वहाँ से उनकी संवेदनहीनता जो है, उस पर क्या है, यह कहानी प्रहार करती है, ठीक। अब इस कहानी के पात्र जान लीजिए। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, परीक्षा के बिंदु से पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। कहानी के पात्र कौन है? सबसे पहले तो भोलाराम का जीव जो है, ये जीव क्या है? ये आत्मा है, ठीक है। और भोलाराम क्या है? एक व्यक्ति है। अब ये भोलाराम के संबंध में जान लीजिए। हम जैसा कि हम पढ़ते हैं तो हम पहले पात्रों का परिचय ले लेते हैं। तो भोलाराम क्या है? तो जबलपुर शहर के धमालपुर मोहल्ले का निवासी था। कौन था मैं क्यों बोल रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे जब तो जानेंगे कि भोलाराम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और पेंशन इनको नहीं मिलता है मृत्यु परांत भी। आगे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो किस शहर का जिक्र है? तो ध्यान रख लेंगे जबलपुर शहर का, ठीक है। जबलपुर शहर के धमालपुर मोहल्ले का निवासी था, ठीक। और उम्र कितनी है? 60 वर्ष। और रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए हैं। किसको? भोलाराम को, ठीक है। और अन्य कुछ पात्र आते हैं तो उनको भी जान लीजिए। अन्य पात्र में ये प्रमुख पात्र हैं भोलाराम। इसके अलावा कौन कौन आएंगे? इसके अलावा आएंगे हमारे चित्रगुप्त महोदय। इसके अलावा हमारे धर्मराज आएंगे। इसके अलावा कौन आएगा? नारद। भोलाराम का परिवार आता है इसमें, भोलाराम का परिवार। भोलाराम का परिवार में अब है कौन? भोलाराम का परिवार, भोलाराम के परिवार में पत्नी के 2 लड़के और 1 लड़की है, ठीक है। एक पत्नी है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक। दफ्तर का बाबू, बड़े साहब और चपरासी, ये सभी पात्र आएंगे। कौन? दफ्तर का बाबू आता है, दफ्तर का बाबू। इसके अलावा बड़े साहब और आता है चपरासी, ठीक है। अब चलिए, ये हमारा मोटा मोटा बिंदु हुआ और संक्षिप्त में जान लेते हैं कि आखिर ये भोलाराम का जीव के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं हरिशंकर प्रशाई। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, व्यंग्य कहानी है, ठीक है। जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर क्या करती है, चोट करती है, ठीक है। इसके प्रमुख चरित्र भोलाराम को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया, और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। यहीं से प्रश्न बनता है कि भोलाराम को रिटायर हुए कितने वर्ष हुए हैं? 5 वर्ष, ठीक है। किंतु अनंत निवेदन के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिली, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी है, ठीक। बहुत निवेदन के बाद भी उसे पेंशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी है। किसे? जो भ्रष्ट वहाँ पर नौकरशाही है, यहाँ पर भ्रष्ट लोग जो सरकारी कर्मचारी है सरकारी दफ्तर में, ठीक है। कहानी इस व्यंग्य के साथ समाप्त होती है कि भोलाराम की मौत के बाद उसकी आत्मा अर्थात जीव, ठीक है, यमराज के पास ना जाकर कहाँ घूम रहा है? यमराज के पास ना जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति जो कि उसको रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, किंतु रिश्वत ना मिलने के कारण उसे पेंशन नहीं मिलती है,
ठीक है। जब उसकी मृत्यु होती है तो वो यमराज के पास ना जाकर कहाँ उसकी आत्मा घूम रही है, उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव कहाँ घूम रहा है, पेंशन ऑफिस में, ठीक है। और किसका इंतजार कर रहा है, पेंशन का इंतजार कर रहा है। ध्यान रखेंगे। ये हुआ हमने सारांश रूप में, सार रूप में कहानी को समझा। अब चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं। निवास स्थान अलॉट कौन कर रहा है स्वर्ग या नर्क में? तो ध्यान रख लीजिएगा, ये कार्य है धर्मराज का। अब बदलते पैटर्न के अनुसार ना हमें बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान रखना है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी रचनाएं हैं जो लगभग 300-400 पेज की हैं, जैसे आवारा मसीहा हुआ, मुर्दहिया हुआ, वहाँ से हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आपके लिए हम छांट कर अपना वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। लेकिन जो छोटी छोटी रचनाएं हैं वो आप लोग पूरा ही पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से शॉर्ट निकाल नहीं सकते हैं और लगभग 40 मिनट का वीडियो बनता है, तो वहाँ से पूरा पढ़ने में भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करने का कार्य किसका है? धर्मराज का, ठीक है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछे, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे हैं। कौन रजिस्टर देख रहा है? ये वैसे भी कार्य किसका होता है? चित्रगुप्त का, ठीक है। रजिस्टर कौन देख रहा है? चित्रगुप्त। और स्वर्ग और नर्क में निवास स्थान अलॉट करने का कार्य किसका है? धर्मराज का। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही है। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेटे में आ गई। मतलब वहाँ मक्खी भिनभिना रही है, वो उसमें एक तरह से मर गई, उसमें चिपक के। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक में रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। ध्यान रख लेंगे कि कितने दिन पहले भोलाराम ने कितने दिन पहले देह त्यागी है, तो ध्यान रख लेंगे कि 5 दिन पहले देह त्यागी, अर्थात मृत्यु कितने दिन पहले हुई है? 5 दिन पहले, ठीक है। और किसके साथ वो यमलोक आ रहा है? तो यमदूत के साथ, ठीक है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रह गया था इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? कौन पूछ रहा है? धर्मराज, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा कि जब धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि कहाँ पर है, तो चित्रगुप्त पूछ रहा है, ठीक है। चित्रगुप्त चिल्ला के पूछता है कि अरे तो कहाँ रह गया था इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? जो कि कितने दिन पहले उसने देह त्यागी है, जो कि 5 दिन पहले उसने देह त्याग रखी है, ठीक है। अब आगे यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इस 5 दिन में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं अता पता नहीं चला है। किसका अता पता नहीं है? भोलाराम के जीव का, ठीक है। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते
लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। कौन कह रहा है? धर्मराज। दूत ने सिर झुकाकर कहा, यमराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसा नगण्य दीन आदमी किसी को क्या ले भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी का क्या लेना देना? कौन कह रहा है? धर्मराज कह रहे हैं। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? कौन पूछ रहा है? नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? नारद। ठीक। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक के पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं। इन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीज हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसे हड़पा जो कभी काम पर नहीं आए। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। ये क्या है? एक तरह से व्यंग्य है, ठीक है, कि किस प्रकार इंजीनियर मिलकर ठेकेदारों से मिलकर क्या करते हैं। इंजीनियर्स अभी भी हम लोग देखेंगे कि पुल बनता है और वो 1 महीना भी नहीं होता है और पुल गिरता है, तो क्या होता है, वो रिश्वत लेके रद्दी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कुछ ही समय में वो पुल टूट जाता है। तो वही चीज़ों पर व्यंग्य किया जा रहा है कि रद्दी इमारतें बनाई जाती हैं, इंजीनियर भी ठेकेदारों से मिल जाते हैं, ठीक है, और उन मजदूरों को पैसा दिया जाता है जो कि कभी आए ही नहीं है। ठीक। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। ये कौन कह रहा है? इनकम टैक्स के संबंध में अगर कोई बात आ रही है तो ध्यान रखेंगे नारद ने कहा है, ठीक है। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। ठीक, भूखमरा था। कौन? भोलाराम। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम उसका नाम था। जबलपुर शहर के धामपुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे
टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। अब ये ध्यान रखेंगे किस शहर का जिक्र आ रहा है, जबलपुर शहर का। ठीक है, जबलपुर शहर के धामपुर मोहल्ले का जिक्र आ रहा है। कौन सा शहर है, धामपुर। ठीक है, धामपुर तो नहीं है, धमापुर है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। मोहल्ले में नाले के किनारे, कहाँ, नाले के किनारे। ये क्या बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो भूख से मरा है। तो भूख से मरा है तो जाहिर सी बात है उसके पास पैसे तो होंगे नहीं। ठीक है, तो उसका घर कैसा है, नाले के किनारे है। ठीक है, 1-1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में वह किसके साथ रहता था, परिवार के समेत रहता था। ठीक है, उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो भोलाराम है, भोलाराम के संबंध में जो हम पढ़ रहे हैं, उसके परिवार में कौन कौन है, उसकी स्त्री है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भोलाराम के परिवार में कौन कौन है। तो भोलाराम के परिवार में कौन कौन है, उसकी स्त्री है, इसके अलावा एक तो स्त्री है, दूसरा कौन है, दूसरा है 2 लड़के हैं उसके। ठीक है, और 1 लड़की है। एक कौन है, लड़की है। कुल यहाँ 3, 4, 5 कुल कितने परिवार थे, भोलाराम समेत 5 लोग थे। ठीक है, जिसमें एक स्त्री, उसकी एक स्त्री है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। ठीक है, उम्र लगभग 60 साल। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि भोलाराम जो है उसकी उम्र कितनी है, 60 वर्ष का 60 वर्ष है। ठीक है, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। कितने वर्ष पहले रिटायर हो गया था, ये बहुत छोटे छोटे तथ्य हैं लेकिन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये पूछा गया था कि वह रिटायर कितने वर्ष हुआ था, कि कितने वर्ष पहले हुआ था, और उसमें 5, 6, 7 करके विकल्प दिया गया था। तो रिटायर कब हुआ है, वो 5 साल पहले। ठीक है, उम्र कितनी थी उसकी, 60 वर्ष। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। मकान का किराया कितने वर्ष से नहीं दिया है, 1 वर्ष से। इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम के मकान पहचान गए। अब ये ध्यान रखिएगा कि कौन पहचान गए, मकान कौन पहचान गए हैं, भोलाराम का। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भोलाराम का मकान कौन पहचान गए हैं, तो नारद। ठीक है, भोलाराम का मकान कौन पहचान गए हैं, नारद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और किस प्रकार उन्होंने ये उसको पहचाना है, भोलाराम का जो जीव है उसको किस प्रकार उन्होंने पहचाना है, क्योंकि माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन के कारण। क्यों, माँ का पति मर गया है और बेटी का कौन है, पिता है। इसी कारण वो भोलाराम का जो जीव है वो पहचान लेते हैं किसका मकान, भोलाराम का मकान। ये पूछा जा सकता है कि नारद किस प्रकार पहचानते हैं, तो माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भोलाराम का जो मकान है वो कौन पहचानता है, तो नारद पहचानते हैं। छोटी से छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। ये कौन कहता है कि मुझे भोलाराम के संबंध में कुछ पूछताछ करनी है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि भोलाराम के संबंध में पूछताछ करने कौन आ रहा है, नारद आ रहा है, ना कि कोई सरकारी कर्मचारी आ रहा है। ठीक है, भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी, क्या बताऊं,
गरीबी की बीमारी थी। बहुत महत्वपूर्ण है। भोलाराम जो किस प्रकार मरा था, वो उसकी पत्नी ने क्या बताया है कि कौन सी बीमारी थी उसको, तो गरीबी की बीमारी थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं, या तो आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। क्या क्या कहती है कि एक तो बीमारी क्या थी, उसको गरीबी की बीमारी थी। ठीक है, और जो दरख्वास्त वो लिखते थे तो क्या आता था, जवाब, या तो जवाब ही नहीं आता था, और जवाब आता था तो क्या आता था कि तुम्हारे पेंशन पर हम विचार कर रहे हैं। ठीक, इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंतन में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। तो ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार मरे थे, भूख से मरे थे। ठीक है, कौन, भोलाराम। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, इनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलता तो कुछ और काम नहीं, और काम कहीं कर गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी में बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनते ही फुर्सत दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, जिसमें उनकी जी लगी हो या जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता था। लगाव किससे था उनको, बाल बच्चों से ही था। नहीं, परिवार के भी बाहर हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोला, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। कौन कहता है, नारद। यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर कोटेशन पूछ रहा है, ठीक है, और लग रहा है कि किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो विशेष रूप से कौन प्रश्न पूछेगा, नारद प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरे यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। कौन कह रहा है, नारद। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको दया आ जाती है उस स्त्री के स्थिति पर। ठीक है, वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। वो बाबू क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं रखा था उन्होंने, वजन नहीं रखा था। तो वजन से क्या मतलब है, उन्होंने रिश्वत नहीं दिया था, उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, इस संबंध में बातें की जा रही हैं।
नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए और एक चपरासी से कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी यह काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए तो अभी काम हो जाए। उन्हें खुश कर देने से क्या मतलब है? उन्हें खुश कर देने से एक सांकेतिक भाषा है, अर्थात रिश्वत दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, है ना। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चीट क्यों नहीं भेजे? चीट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा। कैसे भेजता? चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम की पेंशन के केस का संबंध में बताया। भोलाराम बोले, आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। कौन कह रहा है? ये बड़े साहब कह रहे हैं। अब भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। ठीक है, मतलब कुछ दीजिए, कुछ रिश्वत दीजिए, स्पष्ट भाषा में कहूँ तो। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जिसकी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्द भी हो सकता है, मगर जो आप लोग समझ रहे हैं वही। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी एक सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। मतलब जो नारद जी थे, उनकी वीणा ही लेने के फेर में है या फिर चक्कर में है कौन? साहब। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि नारद से क्या मांगने लगता है? जो साहब होता है, रिश्वतखोर होता है, वो उनकी वीणा ही मांगने लगता है। और किसे देने के संबंध में बात करता है? अपनी लड़की को देने के संबंध में बात करता है। और क्यों देने के संबंध में बात करता है? क्योंकि उसकी लड़की क्या करती थी? गाने बजाने सीखती होगी, है ना। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभले। उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा, एक घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल निकलवाओ। थोड़े देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल ले आया। उसने पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा, निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझते कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। साहब सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? कहाँ से आती है आवाज़? फाइल में से आती है। ठीक है, क्या आती है? फाइल में से आवाज़ क्या आती है? कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम
तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कहाँ इंतजार हो रहा है? स्वर्ग में। कौन कह रहा है? नारद कह रहे हैं, ठीक है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगता है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। और यहीं कहानी का अंत हो जाता है। और पाठक वर्ग एक तरह से, जिस प्रकार मैंने कहा कि हरिशंकर परछाई विशेष रूप से व्यंग्यकार हैं, और व्यंग्य के माध्यम से क्या कर रहा है, क्या किया उन्होंने? व्यंग्य के माध्यम से जो भ्रष्टाचार व्याप्त है व्यवस्था में, ठीक है, कि भोलाराम का जीव जो पेंशन लेने के लिए उसे अंत तक क्या नहीं मिलता है, पेंशन तो मिलता नहीं है ना। तो व्यंग्य के माध्यम से जो व्यवस्था का भ्रष्टाचार है वो किसके सामने लाते हैं? वो पाठक वर्ग के सामने लाते हैं, ठीक है, ताकि लोग इस पर विचार विमर्श करें। अब कुछ प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम। तो नारद भोलाराम का घर कैसे पहचान लिए? मैंने इस संबंध में बात की थी कि नारद भोलाराम का घर कैसे पहचानते हैं, क्योंकि वहाँ पर माँ बेटी का सम्मिलित क्रंदन सुनाई पड़ता है। इसी से नारद जो भोलाराम का घर है वो पहचानते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि भोलाराम का घर पहचानता कौन है? नारद, ठीक है। अब बड़े साहब ने नारद को भोलाराम की दरख्वास्तों पर वजन रखने की सलाह दी थी। यह वजन क्या है? तो यह वजन क्या है? वजन के संबंध में जो बात हो रही है, तो वो वजन क्या है? रिश्वत है ना। और वो वजन क्या है जो उनसे मांग लिया जाता है? किनसे मांगा जाता है? किनसे मांगा जाता है? नारद से मांगा जाता है ना। तो उनसे क्या मांगा जाता है? जो कि वजन रखने के लिए कहते हैं, और वजन के रूप में उनसे वीणा मांग लेते हैं, ठीक है। भोलाराम का जीव कितने दिन पहले देह त्यागा था? भोलाराम के जीव ने तो 5 दिन पहले, ठीक। भोलाराम कब रिटायर हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 दिन पहले उन्होंने देह त्यागा था। और फिर भोलाराम का जीव जो है रिटायर कब हुआ था? 5 साल पहले, ठीक है। ध्यान रखेंगे 5 का क्रम है इसमें भोलाराम का जीव रचना में, ठीक है। रिटायर हुआ था 5 साल पहले, और मृत्यु कब हुई थी? 5 दिन पहले, ठीक है। किस प्रकार की कहानी है? तो व्यंग्य कहानी है। और भोलाराम रहता कहाँ था? तो जबलपुर शहर में, जबलपुर का जिक्र है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुम्हारी भी रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई है, ये कौन कहता है? ये कहता है चित्रगुप्त कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुम्हारी भी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, ठीक। तो ये रहे कुछ कुछ प्रश्न, और मैंने पूरी कहानी ही आप लोगों के सामने रखी है। आई होप कि आप लोग को समझ आया ही होगा। किस प्रकार का ये वीडियो लगा आप लोग को, मुझे कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।